प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन। यह माध्य या औसत बिल्कुल नहीं है। माध्य या औसत जब भी हम कहते हैं तब वह सांख्यिकी से संबंधित होता है, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित होता है, जहां पर हम उसे सांख्यिकी माध्य या स्टैटिस्टिकल मीन या सांख्यिकी औसत कहते हैं। यहाँ पर वह सांख्यिकी औसत या सांख्यिकी माध्य नहीं है। यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वह समांतर माध्य है। तो आप अच्छे से जान लीजिए कि सांख्यिकी माध्य और समांतर माध्य दोनों ही अलग अलग है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे समांतर माध्य के प्रश्न को हल किया जाता है और वास्तव में समांतर माध्य के पीछे क्या अवधारणाएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं समांतर माध्य। लेकिन मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, हम कुछ अवलोकन करेंगे और यह अवलोकन ही आपको इसकी संरचना समझने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। पहला अवलोकन क्या है? पहला अवलोकन है कि यह सांख्यिकीय या स्टैटिस्टिकल माध्य या औसत नहीं है। इसका ध्यान रखेंगे। यह बिल्कुल भी सांख्यिकीय माध्य या सांख्यिकीय औसत नहीं है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये क्या है और क्या नहीं है। यह है समांतर माध्य है, अरिथमेटिक मीन है। तो हम देखेंगे इसकी क्या पहचान होती है, कैसे हम इसे पहचानते हैं। सबसे पहले इसका तरीका है कि यह समांतर माध्य होगी तो यहाँ पर जो श्रेणी होगी वह समांतर श्रेणी में होगी। यानी यहाँ पर माध्य हम तभी निकाल पाएंगे जब वह श्रेणी समांतर श्रेणी हो। अगर वो समांतर श्रेणी नहीं है तो हम समांतर माध्य नहीं निकाल पाएंगे। यानी समांतर माध्य के लिए आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि वह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। मैंने पिछले लेक्चर्स में यह बताया था कि कैसे समांतर श्रेणी पहचानते हैं और इनके प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले समांतर माध्य आप तभी निकाल पाएंगे, तभी पढ़ पाएंगे जब आपको समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी होगी, उनके सूत्रों के बारे में जानकारी होगी। तो आप मेरे पिछले वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं समांतर श्रेणी को जानने के लिए, क्योंकि समांतर माध्य तभी होगा जब वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। यह पहला अवलोकन है। अब हम आते हैं दूसरे अवलोकन में। दूसरा अवलोकन, यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी होगी? भाई समांतर श्रेणी तो अनंत पदों तक का भी हो सकता है। समांतर श्रेणी को हम परिमित या फाइनाइट करते हैं तो वहां पर n पद होते हैं और n कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, 1 करोड़, 10 लाख, 5,000, कुछ भी। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होगी, यह भी बहुत ही रोमांचक अनुभव है। यहाँ पर समांतर माध्य में पदों की न्यूनतम संख्या 3 होगी। न्यूनतम पद जो होंगे वह 3 होंगे, यानी कम से कम 3 पद होना अनिवार्य है। पहला कि वह समांतर श्रेणी में हो, दूसरा वहां पर पदों की संख्या कम से कम 3 अवश्य होगी। यह भी बहुत ही रोचक अवलोकन है। अब हम तीसरे में आ जाते हैं। अगर न्यूनतम पद 3 होने चाहिए तो अधिकतम पद कितने होने चाहिए? न्यूनतम पद अगर 3 है तो अधिकतम पद कितने होने चाहिए? बताइए, अनंत तो नहीं होगा, है ना? क्योंकि हम यहाँ पर परिमित पदों की बात कर रहे हैं, माध्य की बात कर रहे हैं। माध्य यानी वहां पर पदों की संख्या परिमित होगी, फाइनाइट होगा। बताइए, बिल्कुल सही। यहाँ पर अधिकतम जो पद होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, वो n होगा। n कुछ भी हो सकता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, 10 करोड़, 2 करोड़, 500 करोड़, कुछ भी। तो यहाँ पर अधिकतम पद की संख्या सीमित नहीं है, बल्कि अधिकतम पद यहाँ पर n माना गया है, जो कि n कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये 3 अवलोकन मुख्य हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब आगे क्या, इसकी संरचना कैसे होती है।
तो यहाँ पर अगर न्यूनतम पद 3 है तो कैसा लिखा जाएगा? समांतर माध्य की संरचना कैसी होगी? जैसा कि समांतर श्रेणी में आप जानते हैं, समांतर श्रेणी में 3 या 4 मेन वेरिएबल्स होते हैं, जैसा ए और डी हो गया, फिर एन होता है और एल होता है। ए यानी प्रथम पद, डी यानी सर्वांतर जिसके कारण वह समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है, फिर एल यानी अंतिम पद और एन यानी कुल पदों की संख्या। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे पूर्व लेक्चर्स को जरूर आप देखें, उससे समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। उसमें जो प्रश्न बताए गए हैं उनको यदि आप हल करेंगे तब आप समांतर माध्य अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसकी संरचना। यदि न्यूनतम पद 3 होते हैं तो हम लिख सकते हैं कोई भी समांतर माध्य जो होगा वह a माइनस डी पहला पद होगा, a इसका दूसरा पद होगा और a प्लस डी इसका तीसरा पद होगा। यह न्यूनतम 3 पदों के लिए और यही समांतर माध्य की मूलभूत संरचना है। तो अगर a माइनस डी, a और a प्लस डी समांतर श्रेणी में होना अनिवार्य है। यदि यह समांतर श्रेणी में होंगे तभी आप समांतर माध्य निकाल पाएंगे। यह पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है न्यूनतम पद 3 होंगे। आप देख सकते हैं पहला पद, मध्य पद और अंतिम पद। तो ये जो मध्य पद होगा यही समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन होगा। कितना रोचक है ना? यदि यह समांतर श्रेणी हो तो जो मध्य पद होगा वही अरिथमेटिक मीन होगा, समांतर माध्य होगा। चलिए फिर से एक प्रश्न आता है, यदि पदों की संख्या मैंने 500 दे दिया, 2000 दे दिया, तो आप बताइए तो समांतर माध्य की संख्या कितनी होगी? क्या समांतर माध्य सिर्फ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है? बताइए, समांतर माध्य और पदों की संख्या में एक संबंध होता है। यह हमारा चौथा अवलोकन, ये चौथा अवलोकन हो गया श्रेणी की संरचना। इसकी संरचना ऐसे होगा। और पांचवा अवलोकन है हमारा कि पदों की संख्या और समांतर माध्य में क्या संबंध है। समांतर माध्य की संख्या में यहाँ कुल 3 पद हो गए, तो समांतर माध्य सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। चलिए बताइए, अगर पदों की संख्या 4 हो तो, पदों की संख्या 20 हो तो, पदों की संख्या 500 हो तो समांतर माध्य कितने होंगे? बड़ी आसानी से हम इसका पता लगा सकते हैं यदि हमें पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य की संख्या जो होगी वो बराबर होगा। n को हम बढ़ाएं लिख देते हैं, नंबर ऑफ यानी दिस, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य की संख्या जो होगी वह पदों की संख्या से 2 कम होगी। 2 कम होगी कि 1 कम होगी? चलिए बताइए, यदि पदों की संख्या यहां पर कितनी है, 1 2 3, तो पदों की संख्या यहां 3 है तो समांतर माध्य कितना हुआ, 1 हुआ। मान लो पदों की संख्या 4 हो तो, 4 हो तो यहां पर 2 समांतर माध्य हो सकते हैं। अगर 500 हो तो 498, अगर 10 करोड़ हो तो, 10 करोड़ हो तो बताइए, 2 कम कर देना है आपको, 10 करोड़ में 2 कम। चलिए बताइए, अगर 225 हो तो, कुल पदों की संख्या 225 हो, नंबर ऑफ टर्म्स आर 225, देन इन बिटवीन उन 2 पदों के बीच में, 2 पद यानी प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में कुल कितने समांतर माध्य होंगे? तो अगर पदों की संख्या 225 है तो समांतर माध्य कितने हो सकते हैं? 225 में 2 कम कर दीजिए, 230, यानी प्रथम पद और अंतिम पद को छोड़कर बीच में जितने भी पद होंगे वह समांतर माध्य कहलाएंगे। तो आपको यह तो भली भांति समझ आ गया कि समांतर माध्य यानी प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में जो पद होते हैं वह समांतर माध्य होता है यदि वह समांतर श्रेणी में दी गई हो तो हम एक और अवलोकन हमने देखा कि पदों की संख्या में 2 कम कर देते हैं। जैसे यहाँ 3 पद हैं तो 2 हमने कम कर दिया तो हमें 1 समांतर माध्य मिल गया।
छठवां अवलोकन हम देखेंगे, बड़ा रोचक है। मान लेते हैं प्रथम पद ए है और अंतिम पद बी है। प्रथम पद ए और अंतिम पद बी, तो बताइए समांतर माध्य क्या होगा? तो हम ये मान लेते हैं कि समांतर माध्य जो है वह ए होगा। तो मैंने बताया कि कुल पदों की संख्या 3 होती है, तो हमने मान लिया कि प्रथम पद ए है और अंतिम पद बी है, तो समांतर माध्य जो होगा वह ए होगा, बड़ा ए। तो इसमें संबंध क्या होगा? ए क्या होगा? ए जो होगा ए बराबर ए धन बी बटा 2 होगा। तो यह छठवां अवलोकन है। यदि प्रथम पद ए और अंतिम पद बी है या तीसरा पद बी है, तो जो बीच का पद होगा ए, वो ए धन बी का आधा होगा या ए धन बी बटा 2 होगा। यह छठवां अवलोकन है। तो यदि आप इन सब सिद्धांत को जानते हैं तभी आप समांतर माध्य निकाल पाएंगे, वरना नहीं। तो चलिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। उदाहरण है, एग्जांपल्स है, बड़े सिंपल। मान लेते हैं मैं देता हूं 1 2 3, ये 3 ही पद दिया मैंने। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहां मैंने इसका एल्गोरिथम बना दिया है, आप अवलोकन कर सकते हैं। क्या यह समांतर श्रेणी में है? बिल्कुल है, समांतर श्रेणी में है। तो आप हम इसको मिटा देते हैं। मान लेते हैं आपको बोला कि यहां पर आपको निकालना है समांतर माध्य निकालना है, जबकि प्रथम पद ए है और अंतिम पद आप देख रहे हैं क्या है? 3 है ना। तो हमें मालूम है कि समांतर माध्य इसका 2 है, लेकिन क्या प्रथम समांतर माध्य हम यहाँ निकाल पाएंगे? निश्चित तौर पर हम समांतर माध्य निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ए है, तो हम क्या करते हैं? मैंने इस रूप से बताया, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 1 धन 3 बटा 2 यानी 4 बटा 2 यानी 2। ये देखिए ये समांतर माध्य निकल गया, जो कि 2 आया बिल्कुल आसानी से। मान लेते हैं आप इस तरीके से निकालेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी से निकालेंगे। ये तो पहला तरीका हो गया। अब दोनों ही तरीके इंपॉर्टेंट हैं। जब पदों की संख्या ज्यादा हो तब आप इस सूत्र को लगाने में आपको थोड़ी सी असहजता होगी, थोड़ी दिक्कत जाएगी, पर ये सूत्र बिल्कुल फिट बैठेगा। तो चलिए इस सूत्र का भी मैं प्रयोग करके आपको बताता हूँ कि कैसे समांतर माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है अंतिम पद दिया है। अंतिम पद का फार्मूला क्या है? L यानी अंतिम पद, ये L है, ये A है। आपको निकालना है D यानी सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस। अगर आपको कॉमन डिफरेंस मालूम हो, सर्वांतर मालूम हो, तो आसानी से आप पदों की रचना कर सकते हैं। तो चलिए L कैसे निकालेंगे? फार्मूला है A प्लस n माइनस 1 और D। A कितना है? 1 धन कुल पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 है, तो 3 ऋण 1, हमें D नहीं मालूम, लेकिन अंतिम पद मालूम है कितना है? 3, तो 3 में 1 गया 2 और ये 3 में 1 गया 2D, तो D का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप यदि रचना करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो क्या होगी रचना? A प्लस डी, A प्लस 2D ऐसा लिख दीजिए, या यहाँ पर रख दीजिए A माइनस डी, है ना, और A माइनस डी A और A प्लस डी में। तो पहला यदि समांतर A कितना होगा? यहाँ पर A आपको मालूम है, पद की रचना कर दीजिए। तो क्या होगा? पद की रचना करेंगे तो A प्लस डी और A प्लस 2D। यह 3 पद है, तो 3 पद आपने लिख दिया। पहला पद हुआ 1 और 1 2, और आप देख सकते हैं 1 और ये 2, ये हो गया 3। तो जो बीच का पद होगा वह समांतर माध्य होगा। तो यह 2 जो होगा वह समांतर माध्य होगा। तो आपने इस तरीके से भी समांतर माध्य निकाल लिया। पर यहाँ पर मैंने सिर्फ संरचना को समझाने के लिए, बेसिक बताने के लिए केवल एक ही समांतर माध्य निकाला। किंतु अगर पदों की संख्या ज्यादा हो जाती है, 3 से ज्यादा, जैसे मैंने पहले बताया, यह सीमित पदों के लिए होती है, पर n कुछ भी हो सकता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, कितनी भी बड़ी पद वाली श्रेणी हो सकती है, समांतर श्रेणी हो सकती है। तो चलिए मान लेते हैं इस पद को मैंने बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 और 5। अब फिर से बड़ा रोचक प्रश्न आ गया यहाँ पर। अब परीक्षा में यह प्रश्न दिया गया है कि 1 2 3 4 5 है ना, ये तो समांतर श्रेणी में है।
अब ये बोला गया है कि 1 और 5 के बीच में, अब 2 3 4 आप देख सकती हैं, मैंने इसे हटा दिया 2 3 4 और बोला 3 आपको समांतर माध्य निकालना है। यानी 1 और 5 के बीच कुल कितने समांतर माध्य होंगे? भाई आपको तो मालूम है, तो कुल पदों की संख्या है 5, 5 में से 2 कम कर दीजिए। यहां से आपको बताया था मैंने, नंबर 5 वाले गुण से हम आते हैं कुल समांतर माध्य की जो संख्या होगी जो इन दोनों के बीच में होगी। हमेशा समांतर माध्य बीच में होती है, मध्य में होती है, तभी इसे हम माध्य करते हैं, पर यह समांतर श्रेणी में पाई जाती है। यही वह माध्य और इस माध्य में अंतर है, प्रमुख अंतर है। तो चलिए हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था यह समांतर श्रेणी में है। बोला गया है कि एक कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 5 है, और बोला है कि इसके बीच आप कुल 3 समांतर माध्य निकालिए। और नहीं, यह कुल कितने समांतर माध्य होंगे? तो आप कहेंगे कुल पदों की संख्या 5 में 2 कम कर दीजिए, कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 समांतर माध्य होंगे। अब बोला जाएगा वो 3 समांतर माध्य को चलिए निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? बड़ी आसानी से निकालेंगे। तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या 3 नहीं है, कुछ ज्यादा है, तो यह सूत्र बड़ी आसानी से होगा। फिर से फार्मूला में रख दीजिए आप। यहाँ पर अंतिम पद हमें मालूम है L, यहाँ पर L, अंतिम पद कितना है? 5 बराबर प्रथम पद भी मालूम है कितना? 1 धन अंतिम पद -1, यानी 5 है 1 4, और ये D, हमें D एक बार मिल गया, 5 में 1 गया 4, तो ये हुआ 4 बराबर 4D। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो D का मान आया वो कितना आया? 1 आ गया। D बराबर 1, यानी सर्वांतर कॉमन डिफरेंस जो मिल गया हमें 1 मिल गया। अब बताइए, आप रचना कर दीजिए। a प्लस डी, a प्लस 2D, तीसरा पद a प्लस 3D और a प्लस 4D, कुल पदों की संख्या 5। अब रखते जाइए। a कितना है? 1 और 1 2 है ना, और ये हो गया 1 और ये 3 और 1 और 3, 1 और 3, ये हो गया 4, और a प्लस 4D यानी कितना हुआ? 5 हो गया। तो भाई आपको हमको पहले से हमने बता दिया था ये 5 है, लेकिन अगर ये 5 है तो कुल समांतर माध्य अगर 3 है, जो कि हमने बताया था, तो वो 3 समांतर माध्य भी समांतर माध्य के सूत्र से निकलने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 5 के बीच कुल 3 समांतर माध्य होंगे, और उन तीनों समांतर माध्य को हमने इस सूत्र से निकाल लिया, जो कि बड़ी आसानी से आपने देखा कि 3 समांतर माध्य होंगे तो भी हमने निकाला, 1 समांतर माध्य हुआ तो भी निकाला। तो मान लेते हैं इसके अनेक पद दिए गए होंगे, उन अनेक पदों में भी आप इसी प्रकार उनके मध्य समांतर माध्य को आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और कुछ प्रश्न भी देता हूँ, क्योंकि मैं सिद्धांत, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी देता हूँ। मान लेते हैं, चलिए प्रश्न है बड़ा सरल सा, कुछ एक्सरसाइज। तो ये है 2 4 6 8 और ये 10 है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। 2 और 10 के बीच आपको निकालने हैं इसके समांतर माध्य। तो आपको मालूम है इसका उत्तर 4 6 10 है, लेकिन आप निकालेंगे कैसे? तो ये बोला है इसके बीच के 3 अरिथमेटिक मीन निकालिए आप। यानी पहला जो प्रश्न है वो ऐसा है कि ये एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद 2 है, वह अंतिम पद 10 है। तो प्रथम पद और अंतिम पद के मध्य में कुल कितने समांतर माध्य होंगे? तो मैंने बता दिया है 3 समांतर माध्य होंगे। तो चलिए वो 3 समांतर माध्य क्या होंगे आप निकालिए निकालिए, कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन, फिर एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं। अगर ये है 5, फिर है 8, फिर है 11, फिर है 14, फिर है 17, है ना, फिर है 17 के बाद ये 20। अब बताइए, अब इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब बताइए ये वाले में ये 5, अगर पहला पद 5 है और अंतिम पद 20 है, ठीक है। तो बताइए पहला पद 5 और अंतिम पद 20 है,
तो 5 और 20 के बीच में कुल कितने समांतर माध्य होंगे। यहाँ आपको ये भी बताया गया है कि कुल कितने पद है ना। आपको ये समझना है कि 5, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, कुल पदों की संख्या कितनी थी यहाँ पर, 5 की 6 थी, 5, फिर ये हुआ 8 के बाद 11, फिर 14, 14 के बाद 17, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई 17, यानी ये हो गया 4 और 2 6। तो आपको मालूम है, आपको बोला जाएगा कि 6 यानी 4 निकालना है, मतलब 5 और 20 के बीच कुल 4 समांतर माध्य प्राप्त करें, जो कि 5 और 20 के बीच कुल 4 ही समांतर माध्य होंगे और उन चारों समांतर माध्य को निकालना है। तो ऑब्वियसली यदि 4 समांतर माध्य होंगे तो कुल पदों की संख्या होगी 6। अगर 20 समांतर माध्य होंगी तो कुल पदों की संख्या होगी 22। इस सूत्र से आप देख सकते हैं, अगर कुल पदों की संख्या n है यानी कितना 500, तो आप क्या करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो समांतर माध्य की संख्या कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 2 कम 498। तो अगर समांतर माध्य की संख्या है 498, आप इधर ले आएंगे तो ये होगा 498 और 2 500, यानी समांतर माध्य की संख्या हमेशा कुल पदों की संख्या से 2 कम होती है। और कुल पदों की संख्या अगर दी गई होती हो तो उसमें से आप 2 कम कर देंगे तो जो बचेंगे वही उसकी समांतर माध्य होंगे। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है 6, कुल पदों की संख्या 4 और 2 6। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है 5 और 20 के मध्य कुल 4 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से कर सकते हैं, मैंने मिटा दिया कि वो 4 क्या है। वैसे ही 2 और 10 के बीच में कुल 3 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और यहाँ पर 4 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आप इस अभ्यास को करेंगे और कमेंट बॉक्स में इन दोनों का उत्तर लिखेंगे। यदि यह समझ आया तो अच्छी बात, और नहीं समझ आया तो क्या समझ नहीं आया यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने वीडियो देखा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम गुणोत्तर मार्ग पर लेक्चर देंगे। धन्यवाद।